वह मिट्टी का पाप धरा पर स्वर्ग लहरे तुम्हारी सी जीवन की ज्योति हमारे जीवन में उतरे। धन्यवाद। पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही नामो निशान होगा, और वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, अमर वो नौजवान होगा। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने आज़ादी के बारे में, शहीदों के बारे में काफ़ी कुछ कहा। उन सब की कुछ पुनरावृत्ति करते हुए मैं कुछ विचार अपने आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। आज़ादी है वो अनुभव, उन शहीदों का अनुभव जिन्होंने परतंत्रता की बेड़ियों को, जिन्होंने उस कफस को, उस गुलामी की घुटन को महसूस किया और अपने प्रयत्न किए, अथक प्रयत्न किए, जिससे हम उन्मुक्त गगन में परवाज ले सकें और हम उन्मुक्त निर्मल रस का पान कर सकें, नीर का पान कर सकें और हम हवा में सांस ले सकें। तो उन शहीदों ने हमारे लिए जो अपनी कुर्बानियाँ दी, जो अपने खून से स्वतंत्रता संग्राम को सींचा, सभी को मैं नमन करती हूँ, मातृभूमि को वंदन करती हूँ। आज़ादी का एक पर्याय है, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे यहाँ संविधान निर्माण हुआ, और संविधान निर्माण हुआ तो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख है। हम संविधान में मौलिक अधिकारों की तो बात करते हैं, हम उन मौलिक कर्तव्यों को विस्तृत कर देते हैं। वो कर्तव्य जिनका हमारे राष्ट्र के प्रति निष्ठा बनाए रखने में पूरा योगदान है। हम अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए, मेरा युवाओं से आह्वान है कि वे उन मौलिक कर्तव्यों को याद करते हुए कुछ सृजन करें और राष्ट्र में जो महान व्यक्ति इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं, उनके हाथ मजबूत करें और उन्हें दृढ़ दें, बल दें। महिला स्वतंत्रता की मैं अगर बात करूं, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का भी कम योगदान नहीं रहा। सरोजिनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई जैसी कई महिलाएं, रानी दुर्गावती, कई महिलाएं थी जिन्होंने अपने खून से इस आज़ादी के तेज को सींचा और हमारी आज़ादी को बरकरार हमें दिलवाया। तो ये उपहार है हमारा, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है इस उपहार को हमारे दिमाग में रखकर और हम ऐसा सृजन करें जिससे राष्ट्र को एक ताकत मिले, एक बल मिले। महिलाएं को अक्सर कमज़ोर समझा जाता है, उसके लिए हम महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं। हम तो जूही की हम कली तो हैं, जूही की हम कली तो हैं, दहकता भी अंगार हैं, और वतन की आबरू हैं हम, वतन पे हम निसार। अंधेरी रात कट गई, लो फूटी है हंसी किरण, दसों दिशाएं जागती है, गा रहा मलय पवन, और हम ही सलोनी भैरवी, हम ही मधुर मलार हैं, जूही की हम कली तो है, दहकता भी अंगार हैं। अब मेरा युवाओं से ये आह्वान है कि जो हमारे सीमाओं पर चल रहा है, प्रासंगिक रूप से हमारी सीमाओं पर जो चल रहा है, आज फिर से पड़ोसी राष्ट्रों ने हम पे भ्रुक्टी तानी है और हमें एक असुरक्षा का सा जो भाव हमारे मन में उपजा था, हमारे प्रधानमंत्री ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है और हमें उनको लिए हमें खुद भी उनको अंदर से आंतरिक स्थितियों को इतना मजबूत करना पड़ेगा जिससे उनको वो ये हमारी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा की बात छोड़ करके हमारे देश की सुरक्षा की बात करें और हम अपनी जो सृजन शक्ति है उसको विनाशकारी प्रवृत्तियों की ओर ना लगा करके हम उनको सृजनात्मक प्रवृत्तियों में लगाएं। हम अपने कर्तव्यों की तरह जागरूक हों कि बेशक आग लगाओ रे अंगारों,
बेशक आग लगाओ रे अंगारों मावस के अंधियारों में, बेशक आग लगाओ रे अंधियारों मावस के अंधियारों में, लेकिन आग लगा नहीं देना पूनम के पखवाड़ों में, पूनम के पखवाड़ों में। और अंत में 2 पंक्तियों से मैं अपना संबोधन समाप्त करती हूँ कि बदतमीजी कर रहे हैं, जरा गौर फरमाइए देश की वर्तमान परिस्थितियों पर, राजनीतिक परिस्थितियों पर। और फिर मैं युवाओं को आह्वान करती हूँ कि बदतमीजी कर रहे हैं आज फिर भंवरे चमन में, बदतमीजी कर रहे हैं आज फिर भंवरे चमन में। साथियों आंधी उठाने का जमाना आ गया है और वक्त की तस्वीर स्याही से लिखी जाती नहीं, खून में उंगली डुबोने का जमाना आ गया है, खून में उंगली डुबोने। शीश पर ताज के गंगा तार की, समुदरिया
मौला मेरे ले ले मेरी मौला मेरे ले ले मेरी जा तेरा रंग तो मैं तो जा तेरा रंग तो मैं तो जा तेरे रंग से मैं तो कोई ना मौला कोई आन मौला मेरे ले ले मेरी मौला मेरे ले ले मेरी तेरे संग खेली होली तेरे संग की दीवारी तेरे आंखों की छाया तेरे संग सावन आया तेरे चारे तेरा रंग था मैं तो तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे रंग से मैं तो तू ही था मौला तू ही मौला मेरे मौला मेरे शिल्प कर सकता है, इस राष्ट्र के प्रति अपना योगदान दे सकता है। वो तीन चीज़ें हैं कि राष्ट्र के लिए सबसे पहली चीज़ है मॉरल लीडरशिप होनी चाहिए। जो युवा है उसमें इतनी मॉरलिटी हो कि वो समाज के लीडरशिप का मतलब केवल नेता या जो राष्ट्र को लीडरशिप देना नहीं है। आप जहाँ हैं जिस रूप में हैं उसमें आपकी मॉरल लीडरशिप चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी आपकी चाहिए। पहली चीज़, पहली आवश्यकता है कि आप में मॉरल लीडरशिप डेवलप होनी चाहिए, वो आप लगातार करते रहें। और जब मॉरल लीडरशिप होगी तो फिर सेकंड स्टेज पे आएगा कि राष्ट्र विकास कब करेगा, जब टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस उसमें डेवलप होगा। खाली टेक्नोलॉजी से, खाली लीडरशिप से कुछ नहीं होगा। जब तक टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस डेवलप नहीं होगा तब तक मॉरल लीडरशिप भी अधूरी है। जब तकनीकी दक्षता आप में आ जाएगी, तकनीक स्वदेशी भी हो सकती है, तकनीक विदेशी भी हो सकती है, तकनीक स्वयं की भी हो सकती है। आविष्कार कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, कोई चीज़ समाज में ऐसी ला सकते हैं जो प्रेरणा मिले। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना सर्वस्व समर्पण किया, ये उसके लिए दक्षता का परिणाम था। उसने सब कुछ लगा दिया, उसमें एक ऐसी कॉन्फिडेंस थी जो वो शहीदों के रूप में या उसके रूप में आज वो जाने जाते हैं। आप भी ऐसा करें कि जो कुछ आपके पास है उसमें कॉम्पिटेंस डेवलप करें, और वो कॉम्पिटेंस टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस के तहत सम्मिलित होती है। जब ये दोनों चीज़ें आएंगी तो इसका परिणाम आएगा। परिणाम क्या आएगा? वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आएगी कि जो कुछ आप डेवलप कर रहे हैं उससे आर्थिक संबल होगा, आर्थिक स्वाधीनता उसमें आएगी, आर्थिक उसके अंदर ऐसा होगा कि वो हम इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये तीन चीज़ें व्यक्ति को करनी चाहिए, व्यक्ति को सोचना चाहिए, क्योंकि मानसिक मंथन जब तक नहीं होगा, मंथन करेंगे तीनों चीज़ों पर तो आपको कुछ न कुछ नए आइडियाज़ मिलेंगे। और इन तीनों चीज़ों के साथ में मैं यहाँ एक निवेदन करना चाहता हूँ कि युवा वर्ग और कुछ नहीं करे तो जो जहाँ है, जैसी स्थिति में भी है, अपने मानसिक मंथन के आधार पर इस राष्ट्र के लिए वो क्या कर सकता है, इस देश के लिए, इस परिवार के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके स्वजनों के लिए, उसके परिजनों के लिए, उसके समाज के लिए, उसके राज्य के लिए वो क्या कर सकता है। वो जहाँ भी है, वो किसान के रूप में काम कर रहा है तो अन्नदाता की भूमिका निभा रहा है, राज सेवक के रूप में काम कर रहा है तो सेवा का वो अगर निष्ठा से करे, क्योंकि चारित्रिक वैशिष्ट्य होना
उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और मॉरल लीडरशिप का जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें उसका चारित्रिक वैशिष्ट्य ही आता है। वो जब तक इस तरह की चीज़ डेवलप नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। इस मौके पर मैं अनगिनत उन क्रांतिवीरों, उन सपूतों को जिन्होंने प्राचीन भारत से लेकर के अद्यतन भारत तक अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनको कोटि से नमन करता हूँ। और अंत में मैं आप लोगों को आह्वान करता हूँ, क्योंकि ये देश पूरे विश्व में युवाओं का देश कहलाता है, इसलिए युवाओं के कंधों पर ज़्यादा भार है। और वो भार चारित्रिक वैशिष्ट्य से प्रारंभ होता है और चारित्रिक वैशिष्ट्य पे ही समापन होता है। और चारित्रिक वैशिष्ट्य यदि आप रखेंगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं, पड़ोसी भुट्टियाँ तानता रहे, लेकिन हम उनको ये बताने में सक्षम होंगे कि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, हमारे पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, हमारे पास मॉरल लीडरशिप है। इन तीनों चीज़ों पर ही हम देश को आगे बढ़ाएंगे और दुनिया की कोई ताकत नहीं कि हमें आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। यहाँ मैं अंत में आप लोगों को दुष्यंत की चार, क्योंकि सब लोग सुना रहे थे तो मुझे भी कुछ स्मृति में आ गई जो विद्यार्थी जीवन से पढ़ता आ रहा था, कई जगह सुना था, मैं आपके बीच शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि पीड़ा आपके मन की है, उसको बाहर निकलनी चाहिए। जो पीड़ा है वो देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति आपकी चीज़ें जो बाहर खुल के नहीं आएगी तब तक वो चीज़ें नहीं होंगी। दुष्यंत ने एक जगह लिखा था कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो लगनी चाहिए। महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी आरजू है, मेरी इच्छा है, मेरी शक्ति है कि मेरी इच्छा से ये सूरत बदलनी चाहिए, ये देश बदलना चाहिए। थैंक यू। आदरणीय संयुक्त जॉइंट डायरेक्टर महोदय, मेरे सभी सहयोगीगण और प्यारे बच्चों, याद करो कुर्बानी पखवाड़ा आप लोगों ने बहुत उत्साहपूर्वक और पूरे जज्बे के साथ मनाया। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत प्राउड फील करती हूँ कि आज हमारे कॉलेज संस्थान का नाम आपने रोशन करा, ऐसा मैं मानती हूँ। आज की सारी प्रस्तुतियाँ बहुत मोहक थी और बच्चों का जज्बा और टीचर्स का उत्साह देख के मेरा मन बहुत गदगद हो गया। इसी तरह आप संस्थान को ऊंचा उठाए रखें, इसका नाम रोशन करते रहें, ये मैं चाहती हूँ आगे आने वाले समय में भी, और निरंतरता को बनाए रखें। धन्यवाद। साहब जी उठ जाओ साहब जी, सुबह होगी साहब जी। ये सुबह इतनी जल्दी क्यों हो जाती है यार? साहब जी सुबह तो सुबह के वक्त ही होती है, आप भी रात को देर से सोते हो। अब बाहर आ जाइए साहब जी। कितनी बार कहा है, बार बार सैल्यूट मत दिया करो। साहब आप हमारे साहब हो साहब जी, आर्मी डिसिप्लिन साहब जी। अरे तो बस दो ही तो लोगों की पोस्ट है हमारी, इस बंकर में एक मैं हूँ एक तुम हो, और बाकी कौन है यार? अरे सामने से बरसती गोलियाँ मत दिया करो ऐसे बार बार सैल्यूट। साहब ये तो आप बोल रहे हैं, आपसे पहले जो अफसर था ना वो तो आर्मी का ट्रेनर था, उसे तो सुबह से लेकर रात तक सैल्यूट पे सैल्यूट लेने की आदत थी साहब जी। मैंने तो यहाँ तक सुना था साहब जी कि वो अपने घर पर अपने बीवी और बच्चों से भी सैल्यूट लेने लगा था और फिर कंपनी ने उसका तबादला करा दिया यहाँ इस रेगिस्तान में। और तब से साहब उन साहब ने एक ऑर्डर सा निकाल दिया कि जब भी तुम्हें देखूं सैल्यूट मारूं। तब से साहब जी आदत सी पड़ गई है। आदतें बदलनी पड़ती है सरदार, पुराना साहब गया, पुरानी आदत चली जाए तो बेहतर है, नया साहब आया नई आदत लाओ।
और वैसे इस रेगिस्तान की उड़ती धूल ने तुम्हारी अच्छी अच्छी आदतें भुला दी। हाँ, तुम अपने आप को देखो, यहाँ राजस्थान में रहते हुए तुम अपनी पंजाबी तक भूल गए। अरे नहीं साहब, पंजाबी भूला नहीं, वो तो आपके लिए हिंदी बोलता हूँ। अब ले लीजिए साहब, आप फ्रेश हो के आइए, मैं चाय खाता हूँ। हमारे पास हरिवंश का इलाज है सरदार, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि इस होटल की जगह चैट सिस्टम लग जाए। साहब शाबाश तेरे नानकिया ने जेड़ तरफ पियो गया था। अब कुछ नहीं साहब, ये होटल की जगह दूसरा विकल्प तो है, लेकिन हाँ, लोटा मत बोल देना। नहीं साहब, लोटा नहीं, ये मिट्टी। ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। अब से आप कुछ ही देर में हिंदी में समाचार सुनेंगे और अब लड्डू लाल मीणा से हिंदी में समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री, क्षमा कीजिएगा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने टीवी चैनलों के संपादकों से हुई प्रेस वार्ता में ये स्वीकार किया कि वो मजबूर हैं। गठबंधन सरकार की कुछ मजबूरियां होती हैं। हम सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसके बावजूद भी हम मजबूर हैं। कठपुतली का खेल देखा है तुमने? उसमें कठपुतली हंसाती है, रुलाती है, पर वो मजबूर होती है। क्या करे साहब, जोर किसी और के हाथ में जोड़ती है। साहब कठपुतली का खेल देखने वाला दर्शक थोड़ी ना मजबूर है, वो तो स्वतंत्र है ना खड़ा होकर जाने के लिए, या फिर दूसरी कठपुतली का तमाशा देखने के लिए। है तो सही, पर दर्शक इसे समझे तो ना। उसे तो बस यही बताया जा रहा है जो दिखा रहे हैं वही देखो। उसे कभी एहसास ही नहीं होने दिया जाता कि खेल वो खेलना होगा जो दर्शक चाहता है। साहब अपनी तो मोटी बुद्धि है, कुछ समझ में नहीं आता। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। एक बात बताइए साहब, एक मंत्री हजारों करोड़ का घोटाला करता है, खरबों रुपए विदेशी बैंक में पड़े रहते, दूसरे देशों को उम्मीद कर रहे हैं, और हमारे यहाँ गरीब की दाल दिन प्रतिदिन और महंगी हो रही है, और उसको यह नहीं पता कि रात का निवाला उसके मुंह में जाएगा कि नहीं जाएगा। और हमारा वजीर ये कहता है कि भाइयों और बहनों हम मजबूर हैं। साहब सारा दुश्मन जब सामने से घुसपैठ करता है, हम तो कभी नहीं देखते 10 है कि 100 ट्रिगर दबाते दबाते साहब ये अंगुलियां छिल जाती है। साहब हम भी कहते हैं मजबूर हैं, बड़ा आसान है साहब ये कहना, हम मजबूर हैं साहब। अरे सरदार सूबेदार सिंह, देश और देश की व्यवस्था पर नाराज होना छोड़ और जा अपने उस चमत्कारी किले पर जाकर देख कोई मैसेज आया क्या। ये है साहब इस गांव का चमत्कारी किला। नहीं नहीं, यहाँ कोई भगवान की मूर्ति अवतरित नहीं हुई और ना ही यहाँ कभी गणेश जी ने दूध पिया, बल्कि ये किला तो हमें हमारे घर से जोड़ने का इशारा है। अब क्या करें साहब, इस गांव में मोबाइल टावर तो है नहीं, इसलिए मोबाइल का सिग्नल आता है वो भी रात को। बात तो कभी कभी हो पाती है, लेकिन हाँ अगर रात को मोबाइल यहाँ रख दिया जाए और जब कभी हवा चलती है तो वो मैसेज हमें मिल जाते हैं और सिग्नल भी आ जाता है। अरे हमारे तो मोबाइल भी खराब हो गए अजी धूल की वजह से। हाँ अरे ओ सरदार जी साहब, कुछ बात बनी कि नहीं? अरे BSNL की मेहरबानी हुई या नहीं? अरे साहब BSNL का मतलब नहीं पता क्या आपको? कौन सा मतलब? BSNL बोले तो भाई साहब नहीं लगेगा, या यूं कह लीजिए भगवान से भी नहीं लगेगा। अरे पर क्या कोई मैसेज आया है? साहब ये स्क्रीन पे 2 1 3 1 चिट्ठियां तो बनी हुई हैं। मतलब आया है, जल्दी ला पापे। ओ मैसेज आया है मैसेज आया है, ओ 24 घंटिया दे बाद ओ हम फौजियों के पास, ओ मैसेज आया है। तीन मैसेज तो चुटकुले के, 2 घर से, एक तेरे और एक मेरे। हाँ पहले तेरे घर का मैसेज तो। दरअसल साहब जी मेरी गुरमीत कौर संगीत है ना। हाँ लिखती है दार्ची के जुकाम बढ़िया दार्ची के। मेरे पिताजी साहब जी छोटू के पापा। अच्छा दिन भर सीसी करते रहने दिव्यता भी हाल बुरा है, घटिया मारी जानदा सी, वहाँ शैतान हो गए सी, और छोटे सरदार जी तो पूछे ना क्यों भाई, रोज पड़ोसियों को पीट
है, कहता सी मार देगा तालुक पाकिस्तानी। हाँ भाई, इसके जैसा ही है। और बड़े सरदार जी तो पूछो क्यों, जद से गदर वेकी है तुम सनी लियोन समझ के करता है कम गाने में लगे रहना। अरे साहब जी, सनी लियोन, सनी देओल। ओ बेटे का पुत्र। आगे सुनो, कहती है तुम कब आओगे, इस बारी तो आ जाओ, थोड़ी बड़ी आंधी है, जल्दी आई, थोड़ी गुरमीत। साहब जी, ये होना जब मैं पढ़ा लिखा नहीं आता, मेरी गुरमीत को और पढ़ी लिखी है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ चिट्ठी नहीं आती साहब जी। तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पहुंचा सकते हो। नहीं साहब जी, आप तो दिल पे ही ले गए। अब दिल ही नहीं लगता साहब मेरा। यहाँ रेगिस्तान में रहकर इन रेगिस्तान के टीलों के साथ भी आदत सी हो गई है। और अब पंजाब मैं जा भी नहीं सकता। पूछो क्यों साहब जी? राजस्थान में रहकर मुझे पानी बचाने की आदत हो गई साहब। और अब मैं जब पंजाब जाता हूँ तो घर में खुला घर देख के लड़ने लगता हूँ। हर दूसरे तीसरे दिन पड़ोसियों से लड़ाई हो जाती है साहब जी। वो कहते हैं कि कल इन्हें पुठे सुखे राजस्थान दे विच उन्हें कदर ही नहीं साहब जी पानी की। तो साहब जी बस उत्थे तां चलता रहता है, इस वास्ते मैं उत्थे जाता नहीं। तुसी दसो साहब जी, तुहाडे घरे सब चंगे? हाँ करता हूँ। बेटी ने मैसेज भेजा है, लिखा है माय डियर डैडी, आई थिंक यू फॉरगेट अस। मम्मी को कहो ना मुझे रोज़ दूध ना दिया करे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और आप जो चॉकलेट का पैकेट देके गए थे वो भी मम्मी ने छुपा दिया। कहती है दूध पियोगी तो एक बाइट मिलेगी। दिस इज़ नॉट फेयर ना पापा, आप मम्मी को डांटना। अब मम्मी फ़ोन ले रही है। वो सरदार साहब जी, मेरे वास्ते एक जोक आया सी, सुनो। मालकिन नौकरानी से कहती है कि तुम 3 दिन से काम पर नहीं आई और बताया भी नहीं। नौकरानी कहती है मालकिन मैंने फेसबुक पे स्टेटस अपडेट तो किया था कि मैं गाँव जा रही हूँ। साहब का तो कमेंट भी आया था, कम सून हनी। साहब जी, ये फेसबुक फासबुक समझ में नहीं आते। हमारे को तो वही संता बनता की चुटकुले साहब जी समझ आते हैं बस। आपको कुछ सुनाऊं साहब जी? हाँ सुना। साहब जी, संता बनते नु कहंदा की कहना? ओ सरदार साहब जी, संता बनते नु कहंदा। और की कहना? नहीं तुसी आज साहब जी, मैंने नहीं पता। साहब जी, सरदार दी पग ते चुटकुलियां नाल मजाक नहीं। सुना सरदार सुना। साहब जी, संता बनते नु कहंदा बनता अग लगी। फिर बनता कहंदा मैनू की? फिर संता कहंदा ओ खोते जा पुत्रा, तेरे घरे अग लगी। कहना फिर तैनू की? साहब जी एक और सुना। हाँ सुना। ओ मैं साहब जी वो ना 7वीं से सुनाया से तो पास हुआ सी ना मैं। सुना। संतानी ना साहब जी, संते ने कहती तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम बड़े वो हो। सामने वाले संता सिंह को देखो, बंता सिंह को देखो, वो उसे कितना प्यार करते हैं। संता सिंह कहता ओए प्यार करो तो मैं ही फिरते हैं, कोई राजी नहीं होती। तो सरदार है क्या? एक मैसेज हो रहा है। साहब ऐसा सुना जो सरदार के भेजे में घुसे, ये फेसबुक व्हाट्सएप समझ में नहीं आता साहब। पहले सुन तो ले, ये मेरे कम्युनिस्ट दोस्त का मैसेज है। अमृत कहता है अफजल गुरु पे हमें नाज है, पूरा देश उस पर गर्व करता है। ओ साहब जी, ये कैसा दोस्त आपका खोतला पुत्र अफजल गुरु पे आतंकवादी पे नाज करता है? पहले सुन तो ले। अफजल गुरु पे हमें नाज है, पूरा देश उस पर गर्व करता है। अफजल को भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए। ये वो महान शख्स है जो जानता था हमले के लिए उपयुक्त जगह कौन सी है। इसे मालूम था कि संसद में बैठे लोगों का खाका कर दिया गया तो हिंदुस्तान का उद्धार होना तो तय है। ये हुई ना बात साहब जी, आपका दोस्त बड़े काम की बात करता है साहब जी। और इन कुछ नेताओं को साहब जी अक्ल आ जाए ना तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा साहब जी, बहुत तरक्की। सरदार तुम तो सरकारी आदमी हो, कम से कम तुम तो ऐसा मत बोलो। साहब क्यों ना बोलूं, दिन रात हम यहाँ पड़े रहते हैं, देश की रक्षा करते हैं। ये अफजल गुरु का साहब
जेल में ऐश की जिंदगी गुजारते हैं। फांसी की सजा मिलने के बावजूद भी इन्हें राष्ट्रपति से समय याचना के लिए अर्जियां दिलवाई जाती है, मानवाधिकार का रोना रोया जाता है। कि अब तक इन पर जेल पर इतना खर्च हो चुका है कि अगर हजारों गरीबों को नरेगा में रोजगार दिलाया जाए ना तो वो उनको मिल जाए साहब जी। उन्हें तो साहब जी फांसी की सजा होनी चाहिए। ये सिस्टम है सरकार, देश का सिस्टम, कानून ही ऐसा है। क्यों है ऐसा कानून साहब जी? गवाह बदले जाते हैं, गवाह बदले जाते हैं साहब जी। और 8 years एसओजी पुलिस कितनी मुश्किल से इन आतंकवादियों को पकड़ती है, फिर कानून का हवाला देखकर चलते रहते हैं केस, चलते रहते हैं केस, चलते रहते हैं साहब जी। और फिर तारीख पे तारीख मिलती रहती है साहब जी। और अब गुस्सा नहीं आएगा क्या साहब जी? अब आप ही देख लीजिए साहब जी, अब हमें सिपाहियों का अपमान नहीं होता क्या साहब जी? अपराध हमारी शहादत पर मजाक नहीं है साहब जी? शांत हो जा पाजी, ये तो बस एक जोक सी, तुसी तो सीरियस हो गए यार। साहब जी जोक आपके और आपके उस कम्युनिस्ट दोस्त के लिए होगा साहब जी, लेकिन ये नश्तर है, दुखता है आवाम के दिल पर साहब। महाराष्ट्र में तेल माफिया को एसडीएम जिंदा जला देते हैं, उड़ीसा में कलेक्टर का अपहरण हो जाता है, राजस्थान में विधायक के बेटे को गोली मार दी जाती है साहब जी, और सैनिकों के लिए जो मकान बनते हैं उन पर अतिक्रमण नेता कर लेते हैं। और ये आनंद पाल जैसा भगोड़े रहता है ईस्टर सीटर, पुलिस के हाथ आने के बावजूद फिर फरार हो जाते हैं। ये फरार नहीं होते साहब जी, फरार किए जाते हैं इन्हें। अब आम आदमी में गुस्सा नहीं आएगा क्या साहब जी? और एक बार फिर शानदार कवर ड्राइव के साथ सचिन तेंदुलकर ने दिखा दिया कि उन्हें क्रिकेट का भगवान यूं ही नहीं कहा जाता। सचिन अब उस मुकाम पर आ पहुंचे हैं कि जब भी फील्ड में उतरते हैं एक न एक रिकॉर्ड बनाते ही हैं। आज एक और कीर्तिमान बनने का दिन है। यदि तेंदुलकर अंत तक टिके रहते हैं तो हो सकता है कि वो एक दिवसीय मैच में दोहरी शतक तक पहुंच जाए। 183 रन बना चुके हैं सचिन रमेश तेंदुलकर। क्रीज के दूसरे किनारे पर है भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। वैसे तो अपने शांत स्वभाव के कारण ककड़ी की तरह ठंडी तासीर के माने जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन आज पता नहीं क्यों वो भी आक्रामक होकर खेल रहे हैं। जब से धोनी मैदान में आए हैं लगातार बड़े शॉट लगा रहे हैं। दर्शक थोड़ी नाराजगी में हैं कि धोनी सचिन को स्ट्राइक क्यों नहीं दे रहे। ओ की करता धोनी यार, सेक्शन में खेलन दे। ठीक है। ओ धोनी लोग खेल रहे थे यार, कहीं ऐसा ना हो जाए सचिन आउट हो जाए और जो रन बन रहे हैं वो भी ना बने। अरे सुब बोलो साहब जी, सुब बोलो, सचिन आज 200 रन बना के रहेगा। और ये लगा चौका। इसके साथ ही सचिन के 193 रन पूरे हुए, महज 7 रनों की दरकार दोहरे शतक में। यदि आज सचिन ये 7 रन बना पाते हैं तो विश्व इतिहास में एक नया कीर्तिमान होगा। ये रेडियो को भी अभी खराब होना था, कुछ करो यार सरदार, कैसे पता चलेगा मैच का? चलो साहब जी नीचे चलते हैं। क्यों भाई, वहाँ तो सिग्नल और भी कमजोर आता है। लाओ मुझे दो, अभी आ जाता है मैसेज। अरे साहब जी मैं कहता हूँ नीचे चलते हैं, यहाँ बैठे रहे तो जान चली जाएगी। क्या मतलब? शुक्र मनाओ ये मैच साउथ अफ्रीका के साथ, अगर पाकिस्तान के साथ हो रहा होता तो और सचिन इस रिकॉर्ड के इतने करीब होता तो दुश्मनों को ये बात हजम ना होती और अब तक गोलियां चल रही होती। चलो साहब जी नीचे चलते बंकर में। कमाल है। चलो साहब जी। साहब जी जीत गए, सचिन 200 रन बना गया। ये तुम्हें कैसे पता सरदार? साहब जी दुश्मन की बेचैनी बता रही है, हम 2 जीत गए और जियोंदा रहे सचिन, जियोंदा रहे। ये भी तो हो सकता है कि धोनी ने श्लोक लगाया और हम जीत गए हो। तुम ये कैसे कह सकते हो कि सचिन ने दोहरा शतक पूरा किया? अरे साहब जी कोरे कागज पे लिखवा दो, आपका तबादला तो अभी हुआ है, मैं 10 साल से देख रहा हूँ, नस नस से वाकिफ हूँ उन कंजरों की। अगर सचिन रिकॉर्ड के करीब आकर आउट हो जाता तो ये आतिशबाजी चलाते हमें जलाने के लिए, और गोलियां चल रही है इसका मतलब इसका मतलब दुश्मन अपना गुस्सा निकाल रहा है, और जो गोलियों के साथ जो विस्फोट हो रहे ना इसका मतलब जीत गए और ये बर्दाश्त और निकाल रहे हैं, और दुश्मन बहुत ज्यादा गुस्सा है साहब जी। हेलो।
आज का दिन हिंदुस्तान और सचिन तेंदुलकर के लिए यादगार दिन रहा। क्रिकेट के इस भगवान ने वो कर दिखाया जिसकी हसरत न जाने कितने ही खिलाड़ियों को रही है। आइए अब हम सुनाते हैं आपको कि खुद ये महान बल्लेबाज क्या कहता है अपने इस अद्भुत कीर्तिमान पर। Yeah, I'm quite excited, but it's to get that I never play record. I just play for my normal game. I don't want to prove anything. When we play record, become automatically. Yeah. I'm happy, and I dedicated this double century to all my country and all my friends and to citizens of my country. वाह, ये होती है बात। जीत गए सचिन। We love you सचिन। साहब जी कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोला सचिन? अंग्रेजी में ना। सचिन ने कहा कि वो किसी रिकॉर्ड बनाने के लिए मैदान में नहीं उतरा। खेलते हैं तो रिकॉर्ड अपने आप बन जाते हैं सरदार। और हाँ, उसने ये भी कहा कि वो उसने अपना सामान्य खेल ही खेला है और वो खुश है और वो अपना दौरा शतक अपने देश और अपने देशवासियों के नाम करता है। ओह, ये हुई ना बात साहब जी। साहब जी, आज दुश्मन को जवाब देने का मन हो रहा है। आप आदेश दे दो, पूरी मदद से खाना ना सरदार, तुम जानते हो हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जब तक हमें आदेश नहीं मिलता हम गोली नहीं चला सकते। पर साहब, दुश्मन को बताना भी जरूरी है ना कि साढ़े सचिन का बल्ला घूमिया, ऐसे दुश्मन ने मुंडी को मारेंगे। जाओ, जाकर बंकर में सो जाओ। पर साहब, साहब जी, आपका हुक्म सराखों पर। ये सरदार साहब जी, आपने कहा गोलियां नहीं चलानी तो नहीं चलाऊंगा साहब जी, लेकिन सरदार सबसे पहले इस देश का सिपाही है, इस देश की इज्जत पर आंच नहीं आने देगा। ये दुश्मन क्या सोचता है साहब जी कि ये 2-4 गोलियां चला के हमारे गांव वालों को मार देगा? नहीं साहब जी, नहीं, इन्होंने जवाब देना पड़ेगा साहब जी कि भारत माता के सरदार, आज उठाया नहीं यार, दिन चढ़ा यार। सरदार, अरे हाँ, देश के दुश्मनों के सामने जान देने वाले बहुत देखे हैं, दुश्मनों के टैंक के आगे पिछने वाले भी बहुत देखे हैं, लेकिन सिर्फ आन के लिए शहादत पहली बार देख रहा हूँ। सरदार सिंह, हो सकता है तेरी शहादत को शहादत ही ना माना जाए, मेरी नजर में किसी भी परमवीर चक्र से कम नहीं। तो सरदार, तेरे घर से मैसेज आया यार, मेरी सरदारनी लिखती है
छोटा सरदार अड़ता नहीं। कल पूरी रात मैंने सोड़ नहीं दिखता, कहता बैट दिलाओ। सचिन कल मैच में कोई ज़्यादा रन बनाया सी, तब से जिद पकड़े बैठा है बल्ला दिलाओ सचिन दा बल्ला दिलाओ। मैं भी रन बनावांगा, देश में जितावांगा। और तुसी कैसे जब छुट्टी में घरे आओ तो छोटे सरदार के लिए बैट लेते हैं, खुश हो जाता सी। बताओगे तुसी, बताओगे तुसी, बताओगे तुसी।